नमस्कार दोस्तों। आपने भी क्या नोटिस किया है कि आजकल साउथ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स एक अजीब सी बात कर रहे हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करो। जी हाँ, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और एक टीडीपी एमपी ने ओपनली ये बात बोली है। अब सोचने वाली बात यह है कि अभी अचानक से ये टॉपिक क्यों उठा और सदर्न स्टेट जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर इतना ज्यादा फोकस रखते थे, अचानक इस तरीके की बातें क्यों करने लगे। कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन 2026 के लोकसभा डिलिमिटेशन से है। चलिए सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। समझना शुरू करें इससे पहले आप लोग ये स्टेटमेंट्स देखिए जो सदर्न लीडर्स की आई है टाइम टू टाइम। जैसे कि 3 मार्च को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा, पहले हम लोगों को कह रहे थे कि बच्चे पैदा करने में टाइम लो, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, हमें चाइल्ड बर्थ एनकरेज करनी होगी। फिर 8 मार्च को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एक और बड़ा स्टेप उठाया, मैटरनिटी लीव पर किसी भी बच्चे की लिमिट नहीं होगी, मतलब जितने भी बच्चे हों लीव मिलेगी। कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। इसके बाद एक स्टेप और आगे जाते हुए टीडीपी के एमपी ने तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स तक अनाउंस कर दिए। उन्होंने कहा तीसरा बच्चा लड़की पैदा होने पर 50,000 और लड़का होने पर एक गाय मिलेगी। ये तो एकदम इंसेंटिव बेस्ड फैमिली प्लानिंग हो गई। खैर, अब देखा जाए तो ये कोई रैंडम बातें नहीं है, बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल कंसर्न है जो कि डीलिमिटेशन या परिसीमन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इन पॉलिटिकल लीडर्स ने इस तरीके की स्टेटमेंट्स क्यों दी, इसके पीछे उनकी क्या समस्याएं हैं, ये जानने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमें समझना जरूरी है। तो दोस्तों, पहले बहुत सिंपल बात समझते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। जिसमें से लोकसभा, जिसे कि लोअर हाउस कहा जाता है, उसके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और उसमें हर स्टेट को पॉपुलेशन के बेसिस पर सीटें मिलती हैं। पर हर स्टेट को दी गई सीटें 1976 से फ्रीज है, मतलब चाहे किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी भी बढ़ जाए या घट जाए, एमपीज की संख्या उतनी की उतनी रहेगी। लास्ट 1976 में ये डिसाइड हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस ऑफ 1971 कि किस स्टेट को लोकसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। ऐसा उस वक्त पॉपुलेशन ग्रोथ में डिफरेंस के चलते हुआ था। नदर्न और सदर्न स्टेट की पॉपुलेशन में आने वाले समय में काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा था। इस वजह से सेंसस ही नहीं कंडक्ट करवाया गया और डीलिमिटेशन भी नहीं हुआ। बाद में डीलिमिटेशन 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन अब 2026 में फ्रीज हटने वाला है। लेकिन अब इसमें दिक्कत यह है कि सदर्न स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने में काफी अच्छा काम किया है, जबकि नदर्न स्टेट्स, जिसमें कि स्पेशली हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स आते हैं, की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है। और यदि नई सेंसस के बेसिस पर सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं तो साउथ का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम हो जाएगा और नॉर्थ की सीट्स बढ़ जाएंगी। और यही बात साउथ के लीडर्स को टेंशन दे रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉलिटिकल गेम चेंजर हो सकता है। अब देखो, इश्यू की थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं और डीलिमिटेशन को समझते हैं। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि हर एमपी एमएलए एक फिक्स्ड पॉपुलेशन, जिसको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है, को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज भी रिडिफाइन करनी पड़ती है ताकि फेयर रिप्रेजेंटेशन हो। इसी प्रोसेस को डीलिमिटेशन कहते हैं। तो देखो, लास्ट डीलिमिटेशन 2002 में हुआ था, जो कि 1971 की सेंसस के बेसिस पर था। तब एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो किया गया कि हर 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। उस वक्त की भारत की जो पॉपुलेशन थी 1971 की, उसके अकॉर्डिंग भारत में 543 सीटें डिसाइड की गई। हर 10 लाख लोगों पर एक बंदा होगा। ऐसे ही करते करते भारत को जब 10 लाख 10 लाख 10 लाख में बांटा गया, तो हर 10 लाख पे एक बंदा निकल के आया, तो 543 सीटें हमारी लोकसभा की निकल कर आई। मैक्सिमम सीटें 550 है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उस वक्त 543 सीटें थी। 2 सीटें एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को दी गई थी, तो टोटल 545 सीटें हमारी लोकसभा में हुआ करती थी। 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में अभी रिसेंटली खत्म किया गया है। तो रूल्स के हिसाब से हर सेंसस के बाद ऐसा डिलिमिटेशन होना चाहिए था, लेकिन 1981 और 1991 के बाद ये डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ के बीच पॉपुलेशन इम्बैलेंस था। नॉर्थ की पॉपुलेशन जहां बहुत तेजी से बढ़ रही थी, साउथ के स्टेट्स ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम किया था। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने 2002 में डिलिमिटेशन को 2026 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया। अब देखा जाए तो 2026 में भी डिलिमिटेशन होगा या नहीं अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि 2021 का सेंसस अभी तक हुआ नहीं है। और यदि सेंसस अभी भी कंडक्ट होने में लेट होता है तो डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस के बेसिस पर भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 के हिसाब से पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स की टोटल संख्या 550 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये चीज अभी हमने डिस्कस की। अगर नए एमपीज ऐड करने हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब डिलिमिटेशन होगा तो ऑब्वियसली हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 1971 से 2025 तक काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एमपीज भी और बढ़ेंगे, और एमपीज बढ़ेंगे तो उनको अकोमोडेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। संख्या बढ़ाने के लिए अमेंडमेंट जरूरी है। इसके बाद देखते हैं कि डीलिमिटेशन होने के बाद हर एक स्टेट की लोकसभा सीट कैसे बदलेंगी, उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यदि 2011 के सेंसस को बेस मानते हैं तो 1.21 बिलियन पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की है। अगर 1 सीट पर मिलियन फॉर्मूले को लगाया जाए, मतलब कि वही 10 लाख लोगों पर एक बंदा चुना जाएगा, तो लोकसभा की सीटें बढ़कर 543 से 1210 हो जाएंगी।
लेकिन अगेन नया जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो सिर्फ 888 लोकसभा एमपीज को अकोमोडेट कर सकता है, तो इस चीज को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और इस चीज को यदि एडजस्ट किया जाए तो यूपी की लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 143 हो सकती हैं, तमिलनाडु की लोकसभा सीटें 39 से 52 हो सकती हैं, कर्नाटका की सीटें 28 से 43 और बिहार की 40 से 75। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की पावर पार्लियामेंट में बढ़ने वाली है। इस टेबल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनकी लोकसभा में सीटें फिलहाल कितनी हैं और कितनी कितनी बढ़ सकती हैं आगे। इस टेबल को यदि आप एनालाइज करें तो क्लियरली पता चल रहा है कि नॉर्दर्न स्टेट्स की पावर पार्लियामेंट में बढ़ने वाली है और सदर्न स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में कम हो जाएंगे। तो इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? देखो, 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी ने 240 सीटें जीती थी, जिसमें से 50% सीट्स हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आई थी। और अगर यही ट्रेंड डीलिमिटेशन के बाद भी चला तो बीजेपी सिर्फ काउ बेल्ट स्टेट से ही 219 सीट जीत सकती है। काउ बेल्ट स्टेट मतलब वही हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, मतलब बीजेपी की पावर और बढ़ने वाली है, जबकि सदर्न स्टेट्स के रीजनल पार्टीज की स्ट्रेंथ और कम हो सकती है। अब यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि सदर्न स्टेट्स को उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी के लिए पनिश किया जा रहा है। जिन्होंने इतना अच्छा काम किया पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, देश के हित के लिए काम किया, उनको इस चीज के लिए पनिश किया जाना कहाँ तक उचित है? 1960s और 70s से ही इन स्टेट्स ने फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स लिए थे, जबकि नॉर्थ के स्टेट इस चीज में पीछे रहे थे। और अब जब डीलिमिटेशन होगा तो पॉपुलेशन बेस्ड फॉर्मूला की वजह से इनका लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा और ओवरऑल साउथ का इन्फ्लुएंस भी कम हो सकता है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह जरूर कहा है कि सदर्न स्टेट्स की एग्जिस्टिंग सीट्स कम नहीं होंगी, लेकिन अगर ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन को देखा जाए तो उनका इन्फ्लुएंस डेफिनेटली रिड्यूस होने वाला है। कहीं ना कहीं एक इमोशनल और पॉलिटिकल डिबेट बन सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रिप्रेजेंटेशन सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पर होना चाहिए या डेवलपमेंट और गवर्नेंस फैक्टर्स भी कंसीडर किए जाने चाहिए? क्या सदर्न स्टेट्स की टेंशन जायज है और इस टेंशन को दूर करने के लिए जिस तरीके के कदम ये लोग उठा रहे हैं वो जायज है या नहीं? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को इनके कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए कोई नई नीति अपनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, यदि ये एक्सप्लेनेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के सेशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।